नमस्कार, मैं हूं जयराज मेनन और वेलनेस के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज की ये शीर्षक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इस विषय के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हमारी इम्यूनिटी की महत्व समझने के लिए पहले ये समझना होगा वायरसेस हाईजैक सेल्स। इसका मतलब है कि वायरस हमेशा हमारे सेल्स की कब्जा कर लेते हैं। वायरस इन्फेक्ट्स अ सेल and makes it produce more virus. It can't reproduce by itself. ये पहली चित्र में ये एक आप यहाँ पर संदेशा देख रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ सेल है बड़ी सी गोलाकार और उसके अंदर जो छोटी छोटी गोलाकार है वो वायरस है। अ वायरस इन्फेक्ट्स अ सेल का मतलब है वायरस सेल को संक्रमित करते हैं एंड मेक्स इट प्रोड्यूस मोर वायरस और उस सेल को मजबूर करते हैं और भी ज़्यादा वायरस उत्पन्न करने की या पैदा करने की। क्यों? बिकॉज इट कांट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, क्योंकि वायरस खुद और अपनी वायरस उत्पन्न नहीं कर सकते। वायरस में ये क्षमता नहीं है कि वो दूसरी वायरसेस को उत्पन्न कर सके। इसीलिए वायरस को हमेशा सेल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी प्राणी या इंसान की सेल की ज़रूरत पड़ती है वायरस को फैलने के लिए और खुद अपने आप को जीवित रखने के लिए। यहाँ दूसरी तस्वीर दूसरी जो सेक्शन है, बीच की जो सेक्शन है, इसमें आप दो भाग देख सकते हैं। एक है लेफ्ट हैंड साइड में, अगेन आप वहाँ पर सेल देख सकते हैं और वहाँ लिखा गया है अ सेल कंबाइंस प्रोटीन, कार्ब्स एट्सेट्रा। सेल अक्सर जो है उनका एक कार्य है, सेल के अलग अलग कार्य है और एक उसमें से महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी कि चर्बी जो हमें हमारा खुराक के द्वारा मिलते हैं, उन चीज़ों को सेल्स जो है वो उनकी समावेश करते हैं और उनकी उपयोग करते हैं। अब आप उसकी बगल की तस्वीर देखिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि सेल जो है वो कब्ज़े में आ गया है वायरस की, और जब वो कब्ज़े में आ जाते हैं वायरस की, यानी कि जब वायरस सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब वो सेल को मजबूर करते हैं और भी ज़्यादा वायरस उत्पन्न करने के लिए या वायरस को पैदा करने के लिए। तो बजाय कि सेल अपनी काम करे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की समावेश करने की जैसी काम करे, उस काम को छोड़कर वो और भी ज़्यादा वायरस बनाने में लग जाते हैं। और तीसरी जो तस्वीर है लास्ट में, अंत में, वहाँ पर ये बताया गया है कि कोविड-19 वायरस रीप्रोग्राम्स अ सेल टू मेक इट प्रोड्यूस मोर कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस मीन्स कोरोना वायरस। वो जब सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब वो सेल की पूरी प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं। एक प्रकार से अगर हम कंप्यूटर की भाषा की उपयोग करें तो वो सेल को हैक कर जाते हैं और इस तरीके से हैक करते हैं कि पूरी सेल की जो प्रोग्राम है, सेल की जो रचना है, सेल के अंदर जो उसका जो नक्शा है वो बदल देते हैं और बदल कर सेल से और भी ज़्यादा कोरोना वायरस बनाने के लिए या पैदा करने के लिए उस सेल का वो उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
अब हम देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो जन्मजात हमारे अंदर होते हैं, वो उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो हमेशा सबसे पहले एक चौकीदार के तरीके वो हमारी शरीर की रक्षा करने की कोशिश करता है जब भी कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और इस तरह की इम्यूनिटी जो हमें हमारी रक्षा या एक प्रकार के आप कह सकते हैं जो चौकीदारी करते हैं, वो एक है हमारा त्वचा, हमारे पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो, ये कुछ उदाहरण हैं। लेकिन इस प्रकार की जो इम्यूनिटी, जो इन्नेट इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, ये हमें कोई ख़ास खतरनाक वायरस या खतरनाक बीमारी से नहीं बचा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस, ये हमें कोरोना वायरस से नहीं बचा सकेंगे। दूसरी तरीके की जो इम्यूनिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर जो है वो उसका विकास करते हैं जब एक बार हमें किसी ऐसी वायरस जो हमें बीमार करते हैं, उस वायरस की जब सामना होने के बाद, जब शरीर एक बार इस तरह की वायरस के साथ जब उनका अनुभव हो जाते हैं, तो उस वायरस के खिलाफ भविष्य में एक रक्षण हमें प्रदान करते हैं और एक इम्यूनिटी हमारे अंदर विकास कर देते हैं। और इस तरह की इम्यूनिटी को एडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं। इसमें 3 तस्वीर है। पहली तस्वीर देखिए, एक वायरस है जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये एक खतरनाक वायरस है, अ डेंजरस वायरस। अब अगर इस वायरस के प्रति इम्यूनिटी अगर विकास हुआ हो तो हमारी जो इम्यून सेल है, इम्यूनिटी प्रदान करने वाली जो कोशिका है, वो इस वायरस को पहचान लेते हैं। इनफैक्ट वो इस खतरे को पहचान लेते हैं और इस वायरस के ऊपर धावा बोलते हैं, यानी कि इस वायरस को अटैक करते हैं बाय डिज़ाइनिंग एंटीबॉडीज़। एक प्रकार की एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज़ मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। एक एंटीबॉडी को की उत्पन्न करके वो एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं या एंटीबॉडी छोड़ते हैं और उस एंटीबॉडी के द्वारा वो इस सेल को माफ़ करिएगा, इस वायरस को वो रोकते हैं या इस वायरस को अटैक करते हैं। और यही नहीं, इस वायरस को वो याद भी रखते हैं। उनकी याददाश्त में इस वायरस की शक्ल, सूरत, इसकी पूरी रचना उनके इम्यून सेल के याददाश्त में रिकॉर्ड हो जाते हैं। सो भविष्य में ये वायरस फिर कभी अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उसे तुरंत ही पहचान लेते हैं और पहचान कर उस वायरस को वो निष्क्रिय बना देते हैं उनके ऊपर हमला करके। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस तरीके से काम करते हैं। अब हम समझते हैं एंटीबॉडीज़। इसे समझने के लिए आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए। बाएं साइड में जो तस्वीर है वहाँ पर एक वायरस आप इस ब्लू कलर में देख सकते हैं। ये एक जाना पहचाना वायरस है जो सेल, जिसको हम इम्यून सेल कहते हैं, उसे पहचान जाते हैं। और जैसे ही उसे पहचान जाते हैं, इम्यून सेल एक वाई, अंग्रेजी की जो अक्षर है वाई, उस वाई की आकार वाली एक प्रोटीन वो उत्पन्न करते हैं। इम्यून सेल वो प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जो वाई के आकार में होते हैं, वाई शेप्ड प्रोटीन। और इस वाई शेप प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी
यानी कि ये वाई शेप प्रोटीन वायरस को पकड़ लेते हैं। जैसे आप वहाँ देख सकते हैं, वो वायरस उस पर तस्वीर में बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो वाई शेप एंटीबॉडी जो है कैसे वायरस को जकड़ लिया है, और इस तरह वायरस को के ऊपर हमला करके उसे पकड़कर हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं और हमें रक्षण प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है? हमारे शरीर के अंदर 11 सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रणाली, इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है। तो इम्यूनिटी भी एक सिस्टम के द्वारा काम करते हैं, एक सिस्टम यानी कि एक प्रणाली के द्वारा काम करते हैं, और इसीलिए उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कोई एक जगह केंद्रित नहीं है। अगर आप उसकी तुलना डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ करेंगे, जो वहाँ पर आप बाएं साइड में देख सकते हैं, बाएं साइड की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तकरीबन एक जगह केंद्रित है, वो कंटिन्यूस है, बिखरा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं मुंह से शुरू होते हैं और शरीर की ऊपरी भाग के अंत तक वो एक सिंगल यूनिट यानी कि एक एकम के तरीके से वो केंद्रित है। लेकिन उसी के साथ अगर आप कंपेयर करें, उसकी तुलना में इम्यून सिस्टम शरीर के सभी जगह बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए होते हुए भी वो काम एक साथ करते हैं, यानी कि सभी बिखरे हुए हैं लेकिन एक यूनिट एकजुट होकर वो हमेशा इम्यून सिस्टम काम करते हैं जब भी कोई वायरस की सामना शरीर को करना पड़े। अब हम यहाँ पर देखें, अब सवाल यहाँ ये है कि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, हमें बीमारियों से रोकने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारी के सामने हमें रक्षण देने के लिए एक सिस्टम जब है, तब भी हम क्यों वायरस की अटैक के कारण या वायरल इन्फेक्शन के कारण हम बीमार गिर जाते हैं? इसे समझने के लिए इन 4 चित्रों को गौर से आप देखिए और समझिए। पहली चित्र में आप देख सकते हैं कि एक वायरस है और सेल उसे पहचान जाते हैं, इसीलिए सेल कहते हैं आई रिमेंबर दिस फेलो, मुझे ये व्यक्ति याद है, यानी कि जाना पहचाना वायरस है। चूँकि ये जाना पहचाना वायरस है, वहाँ आप दूसरी तस्वीर में देखिए, वायरस इम्यून सेल जो है वो एंटीबॉडी को छोड़ते हैं, एंटीबॉडी को छोड़ते हैं और उस वायरस के ऊपर धावा बोलते हैं, यानी कि इस वायरस को अटैक करते हैं। इम्यून सेल ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इम्यून सेल के याददाश्त में ये वायरस की पूरी हिसाब किताब रिकॉर्डेड है, वो इस वायरस को अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। तो जब भी इस तरीके की वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो इम्यून सेल जो है, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसे पहचान लेगी और उसके सामने हमेशा जो है हमें रक्षण प्रदान करती रहेगी। लेकिन तीसरी तस्वीर में आप देखिए, वायरस भी बड़ा ही एक चतुर आप कह सकते हैं चीज़ है। तीसरी तस्वीर में वायरस एक प्रकार से अपनी स्वरूप बदल दिए, एक कैप जैसे चीज़ पहन लिया, वो जो आप वहाँ पर रेड कलर में जो आप त्रिकोण भाग की जो एक शेप देख रहे हैं, वो एक प्रकार का कैप है जो वायरस पहन लेते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को एक प्रकार से इम्यून सेल को सेल से दूर रहने के लिए, इम्यून सेल को धोखा में रखने के लिए। और इस तरीके से ये चौथी तस्वीर में आप देखिए, इस तरीके से ये वायरस अपनी वेश बदल कर इम्यून सेल को बाईपास कर जाते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
और शरीर के अंदर प्रवेश करके वो कोई सेल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में हमें इन्फेक्ट कर देते हैं और इन्फेक्शन और उसकी जो असर है वो बीमारी के स्वरूप में हमें अनुभव होते हैं। अब है सिम्टम्स, वायरल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन हमें होते हैं, जब भी हम वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे खांसी। और ऐसी सिम्टम्स के द्वारा वायरस हमारे शरीर में से किसी दूसरे व्यक्ति जो हमारे नज़दीक हो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अक्सर वो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। ये तो उस प्रकार की वायरस है जो हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो व्यक्ति है वो संक्रमित ऑलरेडी है, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। आजकल आप बहुत सुने भी होंगे कि कोरोना वायरस के इस समय कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है, लेकिन वो कोई किस्म की सिम्टम्स नहीं, ना उसे खांसी है, ना उसे सर्दी है, ना वो बीमार गिरते हैं, ना उनके टेम्परेचर हाई होते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण सी उनकी परिस्थिति रहती है। तो ऐसे व्यक्ति जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी ये वायरस वो पास ऑन कर सकते हैं। ये वायरस उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश हो सकते हैं। और ये होता है जब वो उसके साथ बात करते हैं और उनके बात, क्योंकि जब इंसान बहुत एक दूसरे के आमना सामना होता है और जब बातचीत होती है तो हमारे मुंह में से जो थूक की जो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है वो निकलती रहती है और उसके द्वारा ये वायरस दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये दो तरीके से लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एक सिम्टम्स के द्वारा जो बहुत साफ और दिखाई पड़ते हैं, और एसिम्टोमेटिक, यानी कि अगर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक हो, उसे कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वायरस उसके अंदर केंद्रित है, तो भी वो वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। अब हमें ये देखना कि हमारी इम्यूनिटी, जो मैंने कहा एक सिस्टम के द्वारा काम करते हैं, लेकिन जैसे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, हम चीज़ें जो है हमारे पास कुछ टाइम के लिए ही दिए जाते हैं, तो उस तरीके से इम्यूनिटी भी कम होने की संभावना हो जाते हैं हमारे शरीर में। इम्यूनिटी इज़ लॉस्ट। हम इम्यूनिटी खो कैसे देते हैं? एक जो कारण है वो है ओल्ड एज, बुढ़ापा। फिर पोल्यूशन, हम कोई दूषित जो वातावरण जिसको हम कहते हैं, ऐसे दूषित वातावरण में रहने के कारण इम्यूनिटी हमारी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। एंड ओबेसिटी, मोटापा, ये सब कुछ कारण हैं जिसके चलते हम इम्यूनिटी खो देते हैं या हमारे अंदर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कुछ भी कारण है, जैसे स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस रिलीजेस कॉर्टिज़ोल। स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिज़ोल के लेवल ऊपर चले जाते हैं। और जब कॉर्टिज़ोल एक प्रकार का हार्मोन है, जब ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तब वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका, जो हमेशा जो एक इम्यून सेल है, जो सबसे पावरफुल आप कह सकते हैं इम्यून सेल है, वो इम्यून सेल बनना बंद हो जाते हैं या उसे वो रोक देते हैं। ये कॉर्टिसोल वाइट ब्लड सेल को रोक देते हैं। और एक कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है, वो है लैक ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। जब हमें
संपूर्ण यानी कि गहरी नींद की जब कमी हो या आराम की जब कमी हो, क्योंकि गहरी नींद एक प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिसको साइटोकाइन कहते हैं, और ये साइटोकाइन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं जो हमेशा संक्रमण के खिलाफ लड़ते हैं, विच फाइट्स इन्फेक्शन, मीन्स संक्रमण के खिलाफ लड़ते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गहरी नींद और संपूर्ण आराम कैसे इम्यूनिटी की मदद करते हैं और हमें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इम्यूनिटी को और कैसे ताकतवर बना सकते हैं। बूस्टिंग इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट उसे ताकतवर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पौष्टिक तत्व है जो हमें हमारे आहार के द्वारा मिलनी बहुत ज़रूरी है, जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड जो अगेन एक विटामिन बी की एक स्वरूप है। सेलेनियम वो एक प्रकार की खनिज है, वो एक जैसे कह सकते हैं कुदरती केमिकल है। अनाज में से वो हमेशा हमें अनाज में से मिलते हैं, बादाम में से भी वो प्राप्त होते हैं और अंडे से भी प्राप्त होते हैं। फिर जिंक, आयरन, प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पौष्टिक तत्व हैं जो बहुत ज़रूरी है कि हमें मिलते रहे हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। पुअर डाइट इंक्रीजेस इन्फेक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि इम्यूनिटी की कमज़ोर पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है पुअर डाइट यानी कि असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन इम्यूनिटी तो कमज़ोर करते ही हैं, लेकिन हम इन्फेक्शन की भी वो चांसेस संभावना बढ़ा देती है। इसलिए आप की अनुभव में आपने ये कभी पाया होगा, ये कभी आपने शायद अनुभव की होगी कि और कोई अगर तकलीफ़ ना हो जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वगैरह, तो नॉर्मली जब आप बीमार पड़ते हैं, ख़ास करके खांसी, सर्दी और आपकी जो फीवर है, वो जब आपको इन चीज़ों की जब शिकायत होती है तो हमेशा एक सलाह आपको ये भी दिया जाता कि आप प्लीज़ खाना जो है अच्छी तरीके से खाइए और जहाँ तक हो सके संतुलित आहार खाइए। ये एडवाइस इसलिए दी जाती है सो दैट आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना शुरू करे और मजबूत हो जाए, और जो दवाई आप लेते हैं उस वक़्त वो दवाई और भी अच्छी तरीके से काम कर सके आपके शरीर के अंदर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पर बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है माइक्रोबायम। यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि माइक्रोबायम प्लेज अ की रोल इन इम्यून फंक्शन। माइक्रोबायम वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। माइक्रोबायम हमारी इम्यूनिटी की जो कार्य है, जो काम है, उसकी फंक्शनिंग में यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम की कार्य में ये माइक्रोबायम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार या भूमिका अदा करती है। हाई फाइबर डाइट with plenty of fruits, vegetable, whole grains, legumes support microbes in the intestine. माइक्रोबायम एक प्रकार का माइक्रोब है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन, ऐसे तो शरीर में सब जगह लेकिन हमारी इंटेस्टाइन में ये सबसे ज़्यादा केंद्रित होते हैं। एक प्रकार की बैक्टीरिया है, एक आप कह सकते हैं एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो हमारे, लेकिन ये अच्छी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और ये माइक्रोबायम हमारे शरीर के अंदर पनपने के लिए हमें ज़रूरत है हाई फाइबर डाइट, यानी कि काफ़ी मात्रा में रेसा वाला जो डाइट है, खुराक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स,
संपूर्ण अनाज, मतलब पॉलिश्ड या रिफाइंड अनाज नहीं, यानी कि सफ़ेद चावल नहीं या रिफाइंड जो अनाज होते हैं वो नहीं। लेग्यूम्स का मतलब है मटर, बीन्स, इस प्रकार की वेजिटेबल, ये सभी जो है ये सपोर्ट्स माइक्रोब्स इन द इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया है, उसको वो सपोर्ट करते हैं और पनपने में मदद करते हैं। और उसकी पनपना बहुत ज़रूरी है हमें हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। Studies have shown dietary supplements improve immunity if your diet lacks important nutrients, especially vitamins and fiber. अब यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं सप्लीमेंट्स यानी कि पूरक तत्व। स्टडीज़ हैव शोन का मतलब है रिसर्च या अध्ययन जो दुनिया भर में चल रही है, वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि सप्लीमेंट्स भी हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। यानी कि पूरक तत्व हमेशा गोली के स्वरूप में या पाउडर के स्वरूप में हमें मिलते हैं। और पूरक उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर जो हमारी जो आहार है, आहार में जो विटामिन्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी, मिनरल्स की कमी जो रह जाते हैं, जो अक्सर रह जाते हैं, तो उस गैप को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जो ऊपर से हम गोली के स्वरूप में या पाउडर के स्वरूप में विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन वगैरह जो हम लेते हैं उसे सप्लीमेंट्स कहते हैं। और ये सप्लीमेंट्स हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अगर हमें वो सब चीज़ जैसे विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी, प्रोटीन, इस तरह की जो पौष्टिक तत्व अगर हमारे खुराक में कम है या नहीं के बराबर है, और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत, यानी कि ये पौष्टिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास करके विटामिन्स एंड फाइबर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एक बहुत ही प्रचलित एक पूरक तत्व है, सप्लीमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चित है, उसे हर्बल्स कहते हैं। हर्बल्स मीन्स एक प्रकार का जड़ी बूटी, और उसमें एक खास करके है एक्नीसिया। वहाँ आप तस्वीर में आप देख सकते हैं वो फूल, जो गुलाबी कलर की जो आपको फूल दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक्चुअली उसे एक्नीसिया कहते हैं। अगेन स्टडीज़ हैव शोन टेकिंग एक्नीसिया वाइल स्टिल हेल्दी हेल्प्स इन अवॉइडिंग कोल्ड। अक्सर लोग एक्नीसिया बीमार पड़ने पे लेते हैं, जब उसे खांसी, सर्दी की शिकायत जब होते तब लेते। लेकिन स्टडीज़ यानी कि अध्ययन इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि अगर जब आपको ये सब तकलीफ़ें नहीं हैं, जब आप इस तकलीफ़ों से मुक्त है, या ये तकलीफ़, इन तकलीफ़ों के चपेट में आने के पहले जब आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं, उस वक़्त जब आप अगर ये लेंगे एक्नीसिया, तो आपको सर्दी खांसी जैसी शिकायत शायद आपको सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर 6 ऐसे कदम हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं, और ये 6 कदम रेकमेंड किए गए हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के द्वारा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के द्वारा ये रेकमेंडेड है। वो क्या है? सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, जिसमें वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन जो जिसमें चर्बी ना, जो चर्बी के साथ ना हो, क्योंकि जो प्रोटीन खास करके मांसाहारी आप सोर्स में से प्रोटीन लेंगे तो उसमें साथ साथ चर्बी भी आ जाते हैं। तो चर्बी बगैर वाली प्रोटीन, होल ग्रेन्स यानी कि संपूर्ण अनाज, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी भारी मात्रा में पानी। दूसरे में आते हैं टेकिंग सप्लीमेंट्स। ये मेडिकल स्कूल भी जो है
देयर इज़ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये पाया गया है हम जितनी भी कोशिश करें हमारी आहार को संतुलित, हम नॉर्मल तरीके से, खास करके हम जो शहरों में रहते हैं उसको संतुलित करना बहुत मुश्किल का काम पड़ता है। इसलिए टेकिंग सप्लीमेंट्स, कम से कम मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स की एक सप्लीमेंट जो है वो काफ़ी सारी कमी को दूर रख सकते हैं। फिर तीसरा आता है परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, वर्जिश। चौथे में है 7 to 9 आवर्स स्लीप, कम से कम 7 से 9 घंटा गहरी नींद। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया कि फिक्स टाइम टू वेक अप एंड स्लीप। आपकी समय जो है वो निर्धारित समय होनी चाहिए सोने की, और निर्धारित समय में आप उठे। अगर ये एक निर्धारित टाइम जो है, मान लीजिए रात को 10 मीन्स 10 बजे लाइट्स ऑफ और शायद सुबह 5 या 6 बजे आप उठ गए, अगर ये रूटीन अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक क्लॉक है, एक घड़ी है जिसको बॉडी क्लॉक कहते हैं, सर्केडियन उसको क्लॉक भी कहते हैं, यानी कि एक घड़ी है, वो घड़ी जो है बिल्कुल नियमित तरीके से चलेगी एंड उसके चलते आप, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और यही नहीं, आपको गहरी नींद में जाने के लिए भी या प्रवेश करने के लिए भी ये रूटीन जो है मदद करती है। फिर पांचवा है मैनेज स्ट्रेस, जो आज के ज़माने में मुश्किल है, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड वॉश हैंड्स थ्रू आउट द डे, और हमेशा हाथ साफ करते रहिए जब भी, खास करके अगर आप हाथ की उपयोग मुंह को टच करने के लिए जब भी करते हैं, तो इसीलिए हाथ साफ हमेशा रखना ज़रूरी है। फाइनली आखिर में हम आते हैं चूजिंग द राइट ब्रांड। ये एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि सप्लीमेंट की ज़िक्र हो चुके हैं। जब सप्लीमेंट की ज़िक्र हो चुके हैं और सप्लीमेंट आपकी खुराक का एक अंग अगर लोग बनाने की अगर उसकी प्लानिंग है या बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड लाइक मेडिसिन्स। दवाई बनाने वाली कंपनी के ऊपर बहुत ही सख्त नियंत्रण होते हैं, निगरानी होती है सरकार और सरकार की एजेंसीज़ की, क्योंकि दवाई बनाना एक बहुत सीरियस बिजनेस है और लोगों की हेल्थ के साथ डायरेक्ट उसका संबंध है। इसीलिए दवाई कंपनियों के ऊपर बहुत सारे, आप कह सकते हैं, पाबंदियां हैं, बहुत सारे नियम उनके ऊपर लागू किए जाते हैं। लेकिन इस तरीके की स्ट्रिक्ट नियम सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं, उनको थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है। तो इसलिए गो फॉर सप्लीमेंट्स मेड अंडर जीएमपी नॉर्म्स। आप ऐसी कंपनी की सप्लीमेंट लेनी चाहिए जो जीएमपी मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन करते हुए जो बनाया है। एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक मापदंड है। ये मापदंड दवाई कंपनियों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है, लेकिन सप्लीमेंट बनाने वाले कंपनियों के लिए ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज़ है जो इसे स्वैच्छिक, स्वयं जिसको कहता है वॉलंटरली, ये मापदंड को वो अपनाते हैं। Studies have shown most herbal supplements include pharmaceutical ingredients, so go for a trusted brand. जैसे मैंने कहा, आज बाज़ार में और हमारे समाज में हर्बल सप्लीमेंट्स, जिसको हम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं, उस नाम से भी कई लोग पहचानते हैं, वो बहुत ही प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान देने पड़ेंगे कि आप कौन सी ब्रांड की ले रहे हैं, बिकॉज स्टडीज़, अध्ययन से ये पता चला है कि अधिकांश कंपनियां जो इस तरीके से ओवर द काउंटर दुकानों में से और
अलग इस तरीके की मेडिकल स्टोर्स में से भी जो बेचते हैं, वो अपनी इस प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई में जो तत्व उपयोग किए जाते हैं वो तत्व वो इसमें मिलाते हैं इनकी असर को बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो हर्बल या नेचुरल तो हम उसे नहीं कहेंगे। इसीलिए एक ट्रस्टेड ब्रांड, थोड़ी यहाँ पर आपको संशोधन करने पड़ेंगे, पूछताछ करने पड़ेंगे। ट्रस्टेड ब्रांड जिसको हम कहते हैं, विश्वसनीय ब्रांड की प्रोडक्ट लेनी ज़रूरी है। Go for a brand that controls every stage of production from seed to farms to finished product. हमेशा आप ऐसी ब्रांड को पसंद करिए जो सप्लीमेंट बनाने की जो पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीटली उनके कंट्रोल में हो। कहने का मतलब है सीड से लेकर, बीज से लेकर फार्मिंग, खेती, और फिर अल्टीमेट प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, पूरी जो प्रोडक्ट बन जाती है, ये सभी जो प्रोसेस है कंप्लीटली जो आउटसोर्स ना किया हो, वो पूरे के पूरे उनके नियंत्रण में हैं। ऐसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और वो जो कहते हैं, मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन जो होते हैं, वो जो कहते हैं, वो इस चीज़ में आपको मिलते भी हैं। द प्रोडक्ट शुड बी बैक्ड बाय रिगरस साइंस। ये बहुत ही, इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मानूंगा। साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण एक विषय है, और साइंस बहुत महंगा भी है। इसलिए ये सभी जो कंपनीज जो होते हैं वो साइंस को बहुत ही शक्ति से फॉलो कई कारणों से नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साइंस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स साइंस से प्रेरित, साइंस की जो, जिसको आप कहते हैं शक्ति से, जो साइंस की जो सिद्धांत को लागू करते हुए जो बनाया है, वो प्रोडक्ट अगेन एक विश्वसनीय प्रोडक्ट आप मान सकते हैं। मस्ट हैव रेप्यूटेड साइंटिस्ट हुज वर्क्स आर पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड इन रेप्यूटेड साइंस जर्नल्स। और इन कंपनियों में या जो भी बनाते हैं उनके संस्थाओं में प्रसिद्ध साइंटिस्ट या बहुत ही काबिल साइंटिस्ट का होना वहाँ ज़रूरी है। और ऐसे साइंटिस्ट जो रिसर्च किए हैं और जिनकी रिसर्च की हुई कागज़ात, पेपर्स रेप्यूटेड साइंस जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, यानी कि रेप्यूटेड साइंस जर्नल्स में प्रकाशित जिनकी हुई है। रेप्यूटेड साइंस जर्नल मीन्स बहुत ही हाईली, जिसको कहता है प्रसिद्ध साइंस की जो जर्नल्स है, जैसे लैंसेट है, सेल है, नेचर है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही उच्च कोटि के साइंस की पत्रिकाएं हैं। और ऐसी पत्रिकाओं में अगर उनकी लेख छपी है, क्योंकि ऐसी पत्रिकाओं में लेख ऐसे ही नहीं छापते हैं, इस प्रकार की पत्रिकाओं में जब कोई भी साइंटिस्ट अपना लेख जो है, जब वो साइंटिस्ट वहाँ पर सबमिट करते हैं, तो उस लेख की पूरी स्टडी दूसरे साइंटिस्ट लोग करते हैं, दूसरे प्रख्यात साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसको कहते हैं पीयर रिव्यूड। और ये साइंटिस्ट लोग इसे पढ़कर जब वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई, इसमें जो लिखा गया वो साइंटिफिकली सही है और इसकी जो रिसर्च करने की प्रणाली बिल्कुल साइंटिफिकली सटीक है, सही है, सब तरीके से जब वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल होने के बाद ही वो लेख इस प्रकार के पत्रिकाओं में छपी हुई होती है। तो ऐसी संस्थाएं जहाँ पर इस तरह की साइंटिस्ट हो, उस संस्था की ब्रांड जो है वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा डाल सकते हैं, और उनकी ब्रांड जो है वाकई में वो इफ़ेक्टिव भी रहते हैं।
तो ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप सप्लीमेंट्स लेने की सोच रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने जो आपकी वक्त जो आपने दी इस अध्याय को सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मेरी फिर से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेगी। और प्लीज़ आपकी कमेंट्स भी आप डालिए सो दैट हमें ये पता चले कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।